जैसा कि आपको पता है कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि बिहार संवाद के लिए मैं आज 6 बजे लाइव रहूँगा, फेसबुक पे लाइव रहूँगा। तो मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंगली फेसबुक पेज पे लाइव हूँ और मैं अपने बिहार वासियों को, बिहार के तमाम जनता को, मित्रों को, बहनों एवं भाइयों को अपील करता हूं कि आप इस लाइव में हमारे साथ शामिल हों और आवाज़ बिहार की जो हमें उठानी है, अपने प्रदेश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने बिहार वासियों के लिए, बिहार के जनता के लिए, जन जन के लिए हम और आप एक साथ मिलकर बिहार के आवाज़ को बुलंद बनाएंगे। और जैसा कि पता है कि जनता के आदेश के बाद बिहार के जनता, पूरे देश के जनता के आदेश के बाद जो एक पार्टी का निर्माण किया गया, भारतीय पंचायती राज पार्टी का निर्माण किया गया, जिसका उद्देश्य है अपने जन जन तक, हर एक व्यक्ति के पास पहुंचना, हर एक पिछड़ों के पास पहुंचना, उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना जो अभी तक उपेक्षित रहा है। तो मित्रों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप भारतीय पंचायती राज पार्टी बीपीआरपी के इस महामुहिम में शामिल हों और इस महा आंदोलन को आप सफल बनाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि बिहार ने आज विश्व को दिया है, पूरे देश को दिया है। बिहार के जो हमारे नौजवान हैं, वो जब किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, जब वो विदेश में रहते हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर देते हैं, उन्हें मजबूत बनाते हैं, उन्हें सक्षम बनाते हैं। वो हम बिहारियों के पास ही इस तरह की शक्ति है, इस तरह की ताकत है, इस तरह की जुनून है, इस तरह का जोश है, जो हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राज्य को, किसी भी देश को, किसी भी प्रदेश को सुसंगठित बना सकते हैं, संभाल सकते हैं। तो आज हमारे बिहार वासियों को अब खुद संभलने का समय आ गया है। अब हम उन पॉलिटिशियन की गंदी राजनीति में नहीं फंसने वाले हैं, उनके चंगुलों में आने वाले नहीं हैं। दोस्तों, हमारे साथ सुरेंद्र राणा जी हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत नमस्कार करूंगा। हरदेव कुमार पटेल जी हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं, ये भी बहुत ही जुझारू नेता हैं और इनकी भी आवाज़ जन जन तक पहुंचती है। और मनीष राज जी हैं, मैं उनके लिए भी आभार करूंगा। सुरेंद्र राणा जी जो कि बहुत ही शिक्षित हैं और इनका हम लोगों को हमेशा कुछ न कुछ अच्छी बातें, अच्छी शिक्षा मिलती रहती है। राहुल राज जी, तमाम लोग जो इस फेसबुक लाइव में जुड़ रहे हैं, हम सबों को शुक्रिया अदा करते हैं, सबों को हम अपने दिल से सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं कि आप इस महा आंदोलन को इतना मजबूत बनाएं, इतना मजबूत बनाएं कि लोग आपसे लेसन लेकर वो कहीं और जाए। क्योंकि आज जो भारतीय पंचायती राज पार्टी आपके बीच आई है, वो पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं आई है, वो एक समाज सेवा करने के लिए आई है, एक महा आंदोलन, एक जन जन का आंदोलन करने के लिए आई है। मित्रों, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा जो हमारे बिहार राज्य पे सटीक बनता है। मैं किसी सरकार का आलोचना नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं उस व्यवस्था के अगेंस्ट हूँ जिस व्यवस्था के कारण आज बिहार पिछड़े राज्यों में आता है, चाहे वो
बेरोजगारी की समस्या को आप देख लें, पलायन की समस्या को देखें, शिक्षा की समस्या को देख लें, आप दोस्तों वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को देख लें। और सरकार कहती है, बिहार सरकार कहती है कि वो 15 साल से शासन कर रही है। 15 साल से पहले 15 साल जिस पार्टी ने सरकार और सत्ता चलाई, उन्होंने कहा कि हमने तो बहुत अच्छा राज्य दिया था। फिर जब आपके बीच नीतीश एंड कैबिनेट की सरकार आती है, वो कहते हैं हमने बहुत अच्छा सरकार दिया। तो मैं नीतीश जी से भी पूछना चाहता हूं, मैं आवाज़ बिहार का बनकर पूछना चाहता हूं कि नीतीश जी, मैं सचिन गुप्ता जी को भी बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। नीतीश राज जी भी बिहार से जुड़ रहे हैं, उन्हें भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अजय नेगी जी, अभिनय कुमार जी, हमारे सारे लोग जो जुझारू बिहार के कर्मठ जितने भी हमारे बंधु हैं, जितने भी मित्र हैं, जितने भी दोस्त हैं, सबको भारतीय पंचायती राज पार्टी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था, मैं आप अगर इस बात को देखेंगे, हम 15 साल राष्ट्रीय जनता दल की बात कर लें कि उनकी सरकार थी, 15 साल ये डबल इंजन की सरकार चल रही है। उसका अगर कैप्टनशिप अगर किसी के पास है तो नीतीश जी के पास है, इसमें कहीं को दो मत है नहीं। अगर नीतीश जी, और मैं 15 साल की आपका अगर हिसाब किताब लेना चाहूँ, मैं एक एक सब्जेक्ट पे आऊँगा, फिर बताना चाहूँगा, मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारे यहाँ एक जाति व्यवस्था के नाम से जो वोट मांगा जाता है, ऊंचा नीचा के नाम से जो वोट मांगा जाता है, अमीर गरीब के नाम से जो वोट मांगा जाता है, हिंदू मुस्लिम करके जो वोट मांगा जाता है, आखिर क्यों मांगा जाता है? आप 100% राजनीति करने के लिए क्यों नहीं आते? आपके पास सबसे पहले अगर होना चाहिए तो बिहार होना चाहिए था भूगोल में, और उस भूगोल में अगर आप बिहार का नाम अभी भी आप जीडीपी में 13वें स्थान पे रखते हैं तो फिर आप काम क्या कर रहे हैं? आप अगर फ्लड की स्थिति देखें, जो बिहार की इतनी बड़ी समस्या है, बाढ़ से लोग इतने भयभीत हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप कुछ आंकड़ा मैं देना चाहता हूं, क्योंकि जब तक हम आंकड़ा बताएंगे नहीं तो निश्चित रूप से के श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी है नीतीश जी, तो आप ये बता सकते हैं कि 2007 में जो फ्लड आया, और फ्लड का जो डेथ रेशियो था, ह्यूमन का डेथ रेशियो 1287, 1287 लोगों की मौत होती है। उस 1287 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? नीतीश जी। और नीतीश जी में जो कैबिनेट हैं, जो उनके एमएलए हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अपने बंदूक और अपने भय दिखाकर, पैसे दिखाकर जो वोट लेते हैं, मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहता हूं। आज मैं आवाज बिहार की बन के क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आपने क्या किया? आपको पता है एनिमल जो 2007 का अगर हम रेशियो देखते हैं तो 126 जानवरों की जान जाती है जो कि रिटेन है। अगर आप इसको सही में जांच करा ले जाए तो इससे भी ज़्यादा ह्यूमन बीइंग का भी डेथ हुआ और एनिमल का भी हुआ। आप 2008 में आ जाइए, 2008 में आप ह्यूमन डेथ 434 लोगों की जान जाती है। अब नीतीश गवर्नमेंट कहेगी कि मुझे तो कोई मतलब नहीं है जी। जब लालू जी की सरकार थी उन्होंने कहा कि हमने बहुत अच्छा सत्ता चलाया जी। 845 एनिमल्स का डेथ होता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप अगर 2013 का आंकड़ा उठाते हैं तो 2013 में भी 201 ह्यूमन बीइंग का डेथ होता है, 140 लोग एनिमल का डेथ होता है, जो आपका सरकारी आंकड़ा बताता है। इसमें सरकारी आंकड़े में इन्होंने आपने पूरी तरह से इसको स्पष्ट रूप से बताया नहीं है। अगर आप 2016 की बात करते हैं, 254 लोगों का डेथ होता है। क्यों होता है 254 लोगों का डेथ? आपकी ये सरकार है। आप अगर जनता के प्रति आपकी कोई संवेदना नहीं है, आप जनता के लिए आप सोचने के लिए तैयार नहीं हैं,
आप वोट मांगने के लिए तो आप हर 5 साल पे हमारे बीच आते हैं और अपनी जो कपटपूर्ण नीति को सामने लाकर, जाति प्रथा को लाकर, हिंदू मुस्लिम को करके, ऊंचा नीचा को करके, सवर्ण को करके, और आप वोट लेके चले जाते हैं। हमारा जो इनोसेंट बिहार के जितने भी जनमानस हैं, जो नागरिक हैं, वो बेचारे इतने भोले भाले हैं कि वो उनके बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन नीतीश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब हमारी बिहार की जनता बहुत ही समझदार हो चुकी है। अब उनको पता है कि वो किसी भी जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के पीछे नहीं पड़ने वाले हैं। अगर आप राजनीति करना चाहते हो तो 100% की राजनीति करो। जो वहाँ 100 लोग अगर हैं, अगर 14 करोड़ की जनसंख्या लगभग है, तो आपको राजनीति 14 करोड़ के लिए करनी है। आप लोगों को मत भटकाओ, आप दिशा विहीन मत करो, आप दिशा दो। आप सरकार बचाने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मैं अपने पूरे प्यारे बिहार वासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस तरह की व्यवस्था के पीछे क्यों पड़ते हैं। हमें अपने राज्य को, बिहार राज्य को इतना सबल बनाना है, इतना मजबूत बनाना है कि हमारे यहाँ दूसरे प्रदेश से, दूसरे प्रांत से लोग आकर रोजगार तलाशें। हमारे यहाँ ऐसे उद्योग धंधों की व्यवस्था की जाए जो हमारे जो नौजवान हैं उनको वहीं पे नौकरी मिले। हमारी जो व्यवस्था है, जो पंचायतों की व्यवस्था है, जो इकाइयों की व्यवस्था है, हम पंचायतों को, अपने कृषक भाइयों को, अपने श्रमिकों भाइयों को हम इतना सबल बना दें, इतना कर्मठ बना दें, इतना मजबूत बनाएं कि उनको सारी व्यवस्था उनके अपने जगह पे ही मिल जाए। आप पलायन के लिए आप लोगों को आप इंस्टिगेट करते हो, एक गवर्नमेंट इंस्टिगेट करती है जो पलायन के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ता है। और पलायन के लिए लोगों को मजबूर होने का अगर सबसे बड़ा रीजन है तो गवर्नमेंट रीजन है। अगर आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी होती, कोई पलायन नहीं करता, पलायन की जरूरत नहीं पड़ती। आज लोगों को बाहर जाकर उनको भीख की तरह उनको अपने काम करने पड़ते हैं। आज आपने देखा जो इतनी बड़ी वैश्विक महामारी आई है, उसमें बिहार सरकार ने क्या किया। हमारे कोटे में नन्हे मुन्ने बच्चे जो थे उनको लाने के लिए आपको टाइम नहीं था। वो आपके बच्चे थे, उनके माता पिताजी ने आपको वोट दिया था, आप उनके लिए, हमने भी आपको कितना बार ट्वीट किया, कितना बार हमने रिक्वेस्ट किया, लेटर भेजा, फिर भी आप तो अपनी कुर्सी बचाने में लगे हो। कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ, कभी आप बीजेपी के साथ, कि आपकी कुर्सी बची रहे, बने रहे। तो मित्रों, जो बिहार की समस्या है, इस समस्या का समाधान, हम जो बात कर रहे हैं समस्या और की समाधान की, क्योंकि हम जब तक समाधान करेंगे नहीं, सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो जो एक एग्जाम्पल, कि लक्ष्य सही होना चाहिए। आज हम और आप जो इस मुहिम में लगे हैं, मुहिम के लिए आए, राजीव सिंह जी सहरसा से जुड़ रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। राजीव सिंह जी भी इतने जुझारू नेतृत्व, युवा नेतृत्व में है, ये हमेशा राज्य को प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं, इनकी सोच है। माननीय धीरेन्द्र जी जुड़ रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत नमस्कार। कि आप लोगों के जैसे अगर इस महामुहिम में जो जुड़े हैं, निश्चित रूप से सफलता आपको होगी। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल क्या है राजीव जी, कि लक्ष्य सही होना चाहिए। अगर हम इस महाआंदोलन के लिए अगर हमने स्टार्ट किया है अपना काम, तो निश्चित रूप से लक्ष्य सही होना चाहिए। काम तो आपको पता है कि दिमाग भी दिन रात करता है, दिमाग आपको पता है वो दिन रात काम करते रहता है, लेकिन उसका काम क्या होता है, निर्माण का नहीं होता, वो विनाश करती है। तो आज जो नीतीश सरकार है वो अपने आप को ये कह रही है कि वो काम कर रही है, काम कर रही है। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, वो काम नहीं कर रही है, वो दिमाग की तरह पूरे बिहार को विनाश कर चुकी है। और आज और हम जो इसकी ओर बढ़ने जा रहे हैं, निर्माण के लिए बढ़ने जा रहे हैं, और हमें निर्माण करना है, तो हमें उस तरह की व्यवस्था से दूर जाना है। हम फ्लड की समस्या, पिछली बार छोटा सा एग्जाम्पल है जो आपको पता है, पटना में वाटर लॉगिंग कितनी बड़ी समस्या है। गवर्नमेंट कहती है कि उनको पता नहीं कि किस एरिया से वो जा रही है पाइप और किस एरिया से नहीं आ रही है। पटना में जहाँ गवर्नमेंट है, जहाँ कैपिटल है,
वहाँ पे इतनी बड़ी वाटर लॉगिंग, इतने दिनों तक वो बाढ़ की समस्या, लोगों को इतना जूझना पड़ा, जिसके कारण कई सारी बीमारियां लोगों को भुगतनी पड़ी, करोड़ों की नुकसान हुआ। नुकसान किसका हुआ? आपने इसके लिए क्या व्यवस्था की? कोई व्यवस्था नहीं की। इसलिए व्यवस्था नहीं की कि आप ये चाहते हैं कि देश आपके वोट, आज राज्य आपके वोट के चक्कर में पड़ा रहे। तो उस वोट से आप हमारे नन्हे मुन्ने और हमारे इनोसेंट जो जनता है उसे मत ठगिए, उसे आप दगा मत कीजिए, जिसने आपको 15 साल तक से कुर्सी पे बैठा रखा है। नीतीश सरकार की जो हम बात कर रहे थे, जो फ्लड की समस्या, मैंने फ्लड पे एक वीडियो भी जारी किया था, मैंने ट्वीट भी किया था, हमारी फेसबुक पे हमने उस पे एक कंटेंट भी जनता के लिए लाया था कि कैसी समस्या है फ्लड की। और आपको पता होना चाहिए मेरे मित्रों कि जो फ्लड की समस्या है बिहार में, और बिहार जो है मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट है। 76% जो यहाँ की जनसंख्या जो बिहार की है, वो हमेशा भयभीत रहती है कि पता नहीं कब बारिश आ जाए, कब नेपाल के नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में वहाँ पे पहाड़ों पे बारिश हो और वो बारिश की पानी वो नदियों में, नारायणी, कोसी और बागमती जो नदी है उसके थ्रू उस समतल भूमि पे आ जाए और उस बांध को तोड़कर हमारे जो किसानों का जो फसल है उसको बर्बाद कर दे, उनका घर को बर्बाद कर दे, उनकी समस्या को और बढ़ा दे, उन्हें रोटी के लिए तरसा दे। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपको पता होना चाहिए कि अगर 76% बहुत बड़ी बात होती है, 76%, गौरव पृथ्वी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव पृथ्वी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। गौरव जी, मैं इस पे बिहार पे इसलिए बताना चाहता हूँ कि स्टैट्स की ज़रूरत होती है कि जब हम स्टैट्स से बात करते हैं तो हमारे जनता के बीच भी ये मैसेज आता है। जब मैसेज आता है तो उस चीज़ को वो फिर कैलकुलेट करते हैं कि एक्चुअल है क्या। क्योंकि हमारी जो मंशा है समाधान की, हम समाधान चाहते हैं और 100% समाधान चाहते हैं। हमारा जो मंशा है, हमारा जो मिशन है, विजन है समाधान की, हम समाधान चाहते हैं कि समाधान हमें मिलना चाहिए। और समाधान कौन देगा? नेचुरल सी बात है, समाधान जब भी देगी जो गवर्नमेंट होगी, जो लोकल बॉडी होगी, वो समाधान देगी। आपको एक ज्योग्राफिकल एरिया में बताना चाहता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जानना चाहिए हमारे दर्शकों को कि ज्योग्राफिकल एरिया के तहत 68,800 स्क्वायर किलोमीटर, जो आउट ऑफ 94,160 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो फ्लड इफेक्टेड एरिया है। आज से 1954 से इस पे चर्चा की जा रही है। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें चली गई, आज तक इसका किसी भी तरह का कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ पा रहा है। सॉल्यूशन कौन देगा? बांध मजबूत कौन बनाएगा? वहां पे पॉन्ड्स कौन तैयार करेगा? मैन आदमी के द्वारा जो वो कैनाल बनाना है जिससे कि हम पानी को डाइवर्ट करें, कौन करेगा? एक गवर्नमेंट करेगी। आपने इसके लिए क्या व्यवस्था किया? व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं है। व्यवस्था तो सब चली गई। हमें व्यवस्था अब चाहिए, आपसे समाधान चाहिए, क्योंकि समाधान के बिना अब हम आपको एक पग भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। और मैं आज बताता हूं, बिहार की जनता आपको बताना चाहता है, और ये आवाज़ बिहार की है कि अब आप इस तरह की छलावे की राजनीति नहीं कर सकते। जनता ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ भुगता है, और इसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ता है। पलायन की समस्या किसके लिए आती है? आप तो वहाँ अपनी मुख्यमंत्री हाउस में बैठ के ऐश मौज करते रहते हैं, लेकिन जो वो जनता, वो इनोसेंट पब्लिक जिनको आप रोजगार नहीं दिला पाते हैं, जिनको आप स्वास्थ्य व्यवस्था वहाँ पे अवेलेबल नहीं कराते हैं, हॉस्पिटल में, मैं हाजीपुर का रहने वाला हूँ, आप हाजीपुर सदर अस्पताल जाके देख के आइए। मेरा जो रूरल एरिया है महोदय है, पातेपुर ब्लॉक का आप हॉस्पिटल देख के आइए, और कई सारे हॉस्पिटल देख के आइए। फिर नीतीश सरकार से पूछिए कि आप कहते हैं कि आपने काम किया है 15 साल में, फिर आप उनसे जवाब मांग सकते हैं, उस जवाब मंगाएंगे, देंगे, जवाब देना होगा उनको।
क्योंकि अभी तक क्या है कि जो नॉर्मल लोग आते हैं, वही जो मैं बताया कि अपनी जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को छलावा करते रहते हैं। आपने बाढ़ नियंत्रण के लिए क्या किया? वाटर लॉगिंग के लिए क्या किया? आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने क्या अतिरिक्त जल संजोगने के लिए आपने किसी तरह का कोई व्यवस्था की है कि अगर जो वाटर जो अगर कोसी से आता है तो उसको कौन देखेगा? आपको देखना है, उसकी हमें कैसे व्यवस्था करनी है। जब भारतीय पंचायती राज पार्टी बीपीआरपी बिहार की जनता की सेवा करेगी और जब समाधान लेकर जब आएगी, हम समाधान की बात करते हैं और हम समाधान के साथ आए हैं। समस्या सबने देख लिया, हमने भी देख लिया, लगातार समस्या ही देख रहे हैं। तो आपने आज तक क्या किया? आपने मानव निर्मित चैनल का निर्माण किया? आपका क्या जवाब होगा? मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आपका जवाब होगा नो, आपने नहीं किया। अगर आप मानव निर्मित चैनल और नहर के निर्माण कर दिए होते तो हमारा वहां पे दो तरह का प्रॉब्लम सॉल्व होता। एक प्रॉब्लम तो उस ऐसा जगह जो हमारा बाढ़ से नीचे सारा उनका व्यवस्था खत्म हो जाती है, वो ठीक हो जाएगा। दूसरा होगा जब उस पानी को हम डाइवर्ट करेंगे, उससे हम फिर सिंचाई की व्यवस्था, और उस पानी को जब हम रोक के करेंगे, सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, जब हमारे पास सूखा की स्थिति आती है उस समय हम उस पानी का यूज करेंगे। आपने अतिरिक्त पानी रखने के लिए अगर क्या किया? आपने झीलों का निर्माण किया? आप मुझे बता दें, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 15 साल से मुख्यमंत्री हैं। आपके बिहार में आपने कितने झील का निर्माण किया जहां पानी को कलेक्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं और उस झील को हम एज ए टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वहां पे हम और कई सारे काम कर सकते हैं जिससे लोगों की रोजगार उनके पास आएगी, पानी की समस्या खत्म होगी। जलाशय और तालाबों को अगर आप निर्माण करेंगे उस पानी को डाइवर्ट करके, तो तालाब में हम अपनी फिशरी का बिजनेस कर सकते हैं, लोगों को वहां पे रोजगार मिलेगा, हमारे भाइयों को वहां पे स्वरचित रोजगार मिलेगा, खुद का रोजगार मिलेगा। तो आपने नहीं किया। आप कहेंगे कि आपके पास फंड्स नहीं है, तो फिर आपने क्या किया? फिर आपको कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। मैं थोड़ी सी एक एग्जांपल फिलीपींस और यूएस का देना चाहता हूं कि वहां पे अगर वो उनके पास भी ऐसा नहीं है, इस तरह की प्रॉब्लम आती है, फॉरेन में भी आती है। तो अगर आती है तो उसके लिए कौन अरेंजमेंट करेगा? गवर्नमेंट अरेंजमेंट करती है। और आप वहाँ का देख लो, अगर आप यूएसए का अरेंजमेंट देखें, फिलीपींस का अरेंजमेंट देखें, तो वहाँ पे उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है। उस पानी को, उस जल को, उस वाटर को वो अपने ढंग से कन्वर्ट करके उससे फिर वो प्रोडक्टिविटी निकालते हैं। ये उनका कला है। आप में वो कला नहीं है। आप में कला तो केवल विनाश करने का है। बस उसी दिमाग के समान है जो कहता तो है दिमाग की वो 30 दिन काम कर रहा है, जैसे आप 15 साल से काम कर रहे हैं और धीरे धीरे आप सर्वनाश कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास क्या अरेंजमेंट है। आपने किसी तरह का स्थलाकृति का कैसे डाइवर्ट होगा, मिट्टी के क्या आपने सॉइल मैनेजमेंट सिस्टम आपने क्या किया, डाइवर्जन के लिए क्या किया, रेड रिवर जो जितने भी हैं रेड रिवर, उसके लिए आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। आपका केवल आंसर आएगा कि ठीक है मैं 5 साल वोट दे दीजिए, फिर उसके बाद में बताऊंगा। मित्रों, जो इसके अलावा जो और समस्या आती है, वो समस्या आती है रोड की। रोड भी एक बहुत आम समस्या है। अगर आप रोड की समस्या बिहार में सुनिश्चित करेंगे तो आपके पास लोगों की तादाद आएगी, वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, लोगों का यातायात सरल होगा। तो आप फिर उस रोड को करते क्या हैं? अगर आप रोड बनाते हैं तो आपका 2 महीने बाद फिर वो बारिश में रोड चली जाती है।
इसका मतलब क्या है कि आपका पटना हाईवे अगर आप देख लें, छपरा हाईवे देख लें, मैं छपरा से अभी जस्ट ट्रैवल किया हूं, छपरा से हाजीपुर गया था, उसकी स्थिति आप देख लें, क्या स्थिति है। चाहे वो सेंट्रल हाईवे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट है, चूंकि आपके यहाँ अगर रोड बन रही है तो आपकी जिम्मेदारी है। अगर हाईवे के अलावा भी अगर जो रोड बन रहे हैं, आप जो बना रहे हैं अपनी PWD से बना रहे हैं या आपकी जो मंत्रालय है उसके तहत बना रहे हैं, उस रोड को आप देखिए। मृणाल सिन्हा जी भी जुड़े हैं, राजकुमार जी बेगूसराय से जुड़ रहे हैं, राजीव सिंह जी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ नीतीश जी कि अब आपको संभलना पड़ेगा। इसलिए संभलना पड़ेगा कि आपने अभी तक जो काम किया है वो सबके पास, उसका आपके पास खुला दस्तावेज सबके पास है। आप बताना चाहेंगे कि आपने बहुत कुछ कर दिया है तो आप भूल जाइए, अब आप भूल जाइए, क्योंकि आज जो जनता मांग रही है समाधान और केवल समाधान। मैं एक और प्रॉब्लम बताता हूं जो वहां का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, रोड की प्रॉब्लम आप देख रहे हैं। इंडस्ट्रीज वहां पे नहीं लगाई जा रही है। क्यों नहीं लगाई जा रही है? आपने गुंडागर्दी का राज अभी भी स्थापित कर रखा है। आप जब गुंडागर्दी का राज स्थापित करेंगे, जब आप हमारे जो उद्योगपति भाई हैं उनसे अगर लोग फिरौती मांगने जाएगा तो फिर आपके राज्य में कौन व्यवस्था लगाएगा? अपनी फैक्ट्री कौन वहां पे एस्टेब्लिश करेगा? आपने उसके लिए भी कुछ नहीं किया। आप कहते हैं कि आपने बहुत कुछ कर दिया। आपको पता है, आपको पता है, लेकिन आप बताते नहीं हैं कि आपके यहाँ कितनी बड़ी गुंडागर्दी है। आपने जो आज एक खास तबके को आपने शराब बिक्री पे रोक लगाया, बहुत अच्छी बात है। आपने गुजरात गवर्नमेंट को कॉपी किया, ठीक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज आपका जो स्टैट्स बता रहा है कि आपके स्टेट में जितने सारी स्मगलिंग बढ़ी है, बच्चे भी अब इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उनको आज हर शराब की बोतल पे पैसे मिलते हैं। अगर आप हमारी बात को अगर आप गलत बता दें, अब होम डिलीवरी शराब आप करवाते हो, तो होम डिलीवरी शराब कराने वाली सरकार अगर कहे कि हमने सरकार बना दिया, इसका मतलब यह है कि आपने स्मगलिंग का बहुत बड़ा आपने एक रास्ता खोला है। आपके पास जब शिक्षक अपनी राइट्स के लिए जब आते हैं तो आप कहते हो कि आपके पास पैसे नहीं है, आप पैसे नहीं दे सकते, आप उनको समान काम के लिए समान वेतन नहीं दे सकते, उन पे आप डंडे चलाते हैं। और वो गुंडे जिनको आप प्रोटेक्ट करते हैं वो आपका शराब का धंधा चलाता है। अगर वैसे गुंडे को आप बचा लिए होते, उनको अगर आप सलीके के अंदर रखते, उनको अगर आप जेलों में रखते, तो डंडे अगर आप उन पे चलाते तो बहुत अच्छी बात थी। जो शिक्षक आपको भी पढ़ाया होगा, क्योंकि आप भी आज मुख्यमंत्री हैं, आपने इंजीनियरिंग किया है, शिक्षक के कारण किया है। अगर शिक्षक के बाद आप शिक्षा को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या हो सकती है। मैं तो बहुत हैरान हूं, मुझे पहले लगता था कि आप पढ़े लिखे हैं तो आप कम से कम इस चीज़ को, इस व्यवस्था को देखेंगे। आप तो गुंडागर्दी बंद नहीं करना चाहते। गुंडागर्दी अभी चल रही है, शराबों की स्मगलिंग अभी चल रही है। क्यों चल रही है शराबों की स्मगलिंग? इसका मतलब कि आपकी शासन व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है और उस शासन व्यवस्था को आप कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं। जब जो नाकाम व्यक्ति अगर किसी से वोट मांगने जाए तो ये तो जनता निर्णय करेगी कि उसके बाद भी जनता को क्या करना है। एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है मित्रों, वो मुद्दा आता है महिलाओं का। महिलाओं का जो मुद्दा है वो रियली में हमारे आपके सबके घर के लिए है। आज महिलाओं को आप तो बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, जब आप अभी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वाइट वो सीट लगा के आप अपनी गाड़ी में बैठ के जाते हैं, जिसका वीडियो मैंने चलाया है आपके अगेंस्ट कि ये आपका काम का हिसाब है। अगर आपने काम किया होता नीतीश जी, आपको किसी तरह का कोई पर्दे लगाने की जरूरत नहीं थी। आप तो पर्दे खोल के दिखाते, आप अपनी समाधान बताते, लेकिन आपने समाधान नहीं बताया,
क्योंकि आपके पास समाधान नहीं है। और भारतीय पंचायती राज पार्टी बीपीआरपी अगर जनता के बीच आई है तो केवल समाधान के लिए आई है, समस्या के लिए नहीं आई है। मित्रों, मैं अभी आपसे बात करना चाह रहा था थोड़ी सा महिलाओं की समस्या का। महिलाओं का समस्या का अगर आप देखेंगे तो आपको पता होगा, जो उनका सर्वे है केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय का, वो चूँकि गवर्नमेंट बॉडी है तो मैं उनका ही स्टैट्स लेकर आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि बिहार में लगभग 60% विवाहित महिला डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं अभी भी, लगभग 60%। आपने आज तक देखा, आपने अभी तक प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट नहीं कर रखा था। आपको हाई कोर्ट का डायरेक्शन के बाद भी अभी आपने सुचारू रूप से प्रोटेक्शन ऑफिसर नहीं अपॉइंट किया। इसके जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। आपको ये पता है कि जो विवाहित महिला है 59%, जिसमें से 50% पत्नियों के साथ घरेलू हिंसा जो हो रही है, शारीरिक हिंसा जो कि 19% है, और 2% जो भावनात्मक आप हिंसा कहेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस। तो इस तरह की व्यवस्था आपके राज्य में हो रही है और आप कहते हो कि अब डबल इंजन की सरकार हो, चला रहे हो। एक ऐसी डबल इंजन की सरकार है नीतीश जी। आपको अगर इस बात को सुने और मेरी वीडियो को आप निश्चित रूप से सुने तो आपको सही में आपको समझ में आएगी कि आपने काम किया है एक दिमाग की तरह, जो विनाश का काम किया है, सर्वनाश का काम किया है। आपको एक आंकड़ा और बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार जो विवाहित महिलाएं हैं उनके खिलाफ डे टू डे जो हिंसा बढ़ रही है, उसका जो रीजन है, क्योंकि आपने वहाँ की आर्थिक स्थिति को इतना कमज़ोर कर रखा है, इतना जर्जर कर रखा है कि आप उनको देखने नहीं जाते, उनसे पूछते नहीं है। आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर नहीं, आपका पुलिस प्रॉपर काम नहीं करता। आज की घटना है कि आज हाजीपुर में ही एक जो आपने भी देखा होगा, आपके पास न्यूज आ गई होगी, चेहरा कला ब्लॉक में, वहां पे जो बंदूकें बनाई जा रही है, भाई फिर आपकी कैसा शासन व्यवस्था है? वो बंदूकें बनाई जा रही है, वो कट्टे बनाए जा रहे हैं, फिर उससे क्या किया जाएगा? आप इलेक्शन की तैयारी करने के लिए सारी व्यवस्था का प्लानिंग कर रहे हो, आपको उनके ऊपर कोई नजर नहीं है। जब आपको लोग इंडिकेट करता है तब आप जगते हो, नहीं तो अभी तो आप इलेक्शन और वोट, जाति व्यवस्था, समीकरण, कैलकुलेशन, अलायंस, उसमें आप लगे पड़े हो। लेकिन हमारी देश को क्या हो रहा है, हमारे जनता को क्या हो रहा है, हमारे राज्य को क्या हो रहा है, इसके लिए आपको 1% भी आपको चिंता नहीं है। तो इस तरह की व्यवस्था जो है कैसे हम कर पाएंगे? अगर इस तरह की व्यवस्था के साथ आप शासन व्यवस्था में अगर आप अभी तक हैं, ऐसे तो आप आगे रहने वाले नहीं हैं। क्योंकि आपका जो ये चिट्ठा है अभी तो स्टेप बाय स्टेप ये ओपन किया जाएगा समाधान के द्वारा। अभी आप देखेंगे कि फिर भारतीय पंचायत राज पार्टी की ओर से माननीय धीरेन्द्र जी आएंगे, फिर आपको कच्चे चिट्ठे के साथ कुछ दिनों बाद आलोक अभिषेक जी आएंगे, हमारे और जो सारे गणमान्य मित्र हैं, राजीव जी हैं, सारे लोग आएंगे एक एक करके, ताकि लोगों को समस्या बता सके। मैं आपको एक अवेयरनेस देना चाहता हूँ मित्रों, ये इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि अब हमें उन जालसाजों के चक्कर में उंगलियों में नहीं फंसना है। डिसाइड आपको करना है, डिसाइड आपको करना है। आप सबसे बड़ा हीरो आप हो, सबसे बड़ा जननायक आप हो, क्योंकि आप देते हो, आप लेते नहीं हो। अगर सरकार कुछ कर रही है तो अपने घर से नहीं दे रहा है, अपने बाप का नहीं दे रहा है कोई, उसको ये फंडामेंटल राइट है पब्लिक को। फंडामेंटल राइट लेने का अगर लॉ ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है तो कोई स्टेट गवर्नमेंट किसको ऑब्लिगेशन नहीं दे रही है, ऑब्लाइज नहीं कर रही है। उसका वो काम है, अगर वो अपना काम पूरा निभा नहीं रही है तो उसको रहने का अधिकार नहीं है, उसको 1 मिनट ठहरने का अधिकार नहीं है। उसे स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए कि उसने किया क्या है।
और मैं समझता हूं कि अगर इस हमारे वीडियो नीतीश जी निश्चित रूप से देखेंगे, मैं उनको टैग भी करूंगा, मैं रेगुलर ट्वीट करता हूं, उनको समझ में आएगी कि उन्होंने गलतियां क्या क्या की है। तो उस गलतियां के लिए आप जिम्मेदार। अगर मेरे किसी मित्रों का अगर कोई और क्वेश्चन है तो मैं दरखास्त करूंगा कि अपना क्वेश्चन अगर आप मुझे दें, ताकि मैं आपके क्वेश्चन को आपके साथ आंसर लेके आ सकूं। क्योंकि क्या है कि हम आपस की ये जनता की पंचायत के लिए आए हैं और कोई इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। सबका प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन के साथ आप आए हैं, हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो मैं अभी ऐड कर रहा हूं किसको तो करो। बस जो भी मित्र हमारे चाह रहे हैं कि ऑनलाइन आकर अगर अपना डिस्कशन में पार्ट बनना, तो आपको मैं स्वागत, ताकि हम एक दूसरे से संवाद स्थापित कर सकें। ऐड हो रहे हैं, अभी राहुल जी ऐड हो रहे हैं। हेलो, इनका क्वेश्चन चंपारण में बैराज का काम रुकवा दिया नेपाल ने और बिहार। ये हमारे विकास गोस्वामी जी हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन है विकास गोस्वामी जी, कि पूर्वी चंपारण में बैराज का काम रुकवा दिया नेपाल ने और बिहार सरकार कुछ कर नहीं पा रही, इस पर आपकी क्या राय है? मैंने अभी आपको बाढ़ की समस्या के बारे में विकास जी बात किया कि अगर बिहार सरकार जो कि नाकाम सरकार है, उसे आज के तारीख में जनता की तनिक भी, कहते हैं ना एक जो इमोशंस होना चाहिए, वो इमोशंस नहीं है। और अभी इसमें मैं भारत सरकार से भी दरखास्त करना चाहता हूं और भारत सरकार को मैं भी लेटर लिखूंगा, उनको भी टैग करूंगा, प्राइम मिनिस्टर जी को भी करूंगा, कि इस मुद्दा को, चूंकि ये एक इंटर कंट्री का मामला आता है, लेकिन बिहार सरकार को जो इनिशिएटिव लेना चाहिए था वो ले नहीं पा रही है, चूंकि असक्षम है। देखिए, पता है कि जो सक्षम होते हैं उनके पास हर चीज है, हर चीज करने का। वो असक्षम है, वो कर नहीं सकते। उन्हें तो अभी अक्टूबर और नवंबर की इलेक्शन याद आ रही है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं 2 दिन के अंदर भारत सरकार से भी कनेक्ट होऊंगा और नीतीश सरकार को भी कनेक्ट करके मैं उनको भी ट्वीट करूंगा। अगर उनके हमारी कोई हेल्प चाहिए, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई लीगल हेल्प चाहिए, मैं आके चंपारण में वहां पे जो कोर्ट का असिस्टेंस चाहिए, हाई कोर्ट से असिस्टेंस चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से असिस्टेंस चाहिए, मैं अपने राज्य के जनता के लिए उस काम को करने के लिए तैयार हूं। हमारी पूरी पार्टी तैयार है, पूरी कार्यकर्ता तैयार है कि वहां पे जाकर अगर हमें उस बैराज का काम अगर हमारी पार्टी को करना पड़े तो हम करने के लिए तैयार है। अगला क्वेश्चन है हमारे अमन जी का कि मुजफ्फरपुर का हालत ऐसा ही कि थोड़ा सा बारिश होता है, मार्केट में पूरा पानी लग जाता है। अमन जी, बिल्कुल सही बात है कि अभी हमने बताया कि पटना, जहां के नीतीश जी अपना आशियाना, बड़ा सा आशियाना और उनकी सफारी, बुलेट प्रूफ सफारी जहां चलती है, आपने देखा कि पिछली बार सुशील मोदी ने भी उनको अपने घर से भागना पड़ा। तो इस तरह की अगर नाकाम सरकार को हम लोग प्रोटेक्ट करते रहेंगे, वोट देते रहेंगे, तो स्थिति यही होगी। और इसमें मैं थोड़ा सा आक्रोशित इसलिए हो रहा हूं कि अगर मैं अपने नेता को, प्रतिनिधि को अगर एसेस नहीं कर पाता हूं और बिना एसेस किए हुए हम किसी खास पार्टी के नाम से वोट देना शुरू कर देते हैं, जाति व्यवस्था के नाम से वोट देना शुरू कर देते हैं, तो क्या होगा? इसी तरह की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि उनको उनसे मतलब नहीं है। आपने तो देखा कि लालटेन छापे आपने मोहर लगा दिया, आपने देखा है पंजा छापे मोहर लगा दिया, लेकिन आपको तो ऐसा प्रतिनिधि चाहिए कि एक प्रतिनिधि अगर आपके पास है तो आपके लिए काम करे, आपके साथ जिए, आपके साथ मरे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अमन जी कि आगे से जब हम आपके लिए पूरे मुजफ्फरपुर के लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि मुजफ्फरपुर से भी हमारा रिश्ता बहुत ही
गहरा रिश्ता है, हमारी पढ़ाई मुजफ्फरपुर में हुई है, मैंने उस सारी व्यवस्था को मैंने देखा हुआ है। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि निश्चित रूप से अब मैं मुजफ्फरपुर की स्थिति के लिए भी आगे सरकार से दरख्वास्त करूंगा। अगर समाधान के साथ हम लोग आ पाए आपके पास तो फिर आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी और आप सुख चैन की जिंदगी व्यतीत करेंगे। और आपका जो भी प्रॉब्लम है, वाटर लॉगिंग की, जो नाले की प्रॉब्लम है, जो ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, कैनल की प्रॉब्लम है, सारी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। वो हमारा समाधान का सबसे बड़ा विषय यही है। हमारे एक मित्र हैं ही टाइम से, वो भी जुड़े हुए हैं। पटना में थोड़ी सी बारिश, इनका क्वेश्चन है कि पटना में थोड़ी सी बारिश में पूरा शहर पानी पानी हो गया, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो मेरे मित्र, आपको पता है कि जहां की सरकार, अगर एक बोलना नहीं चाहिए कि वो सरकार जिसको कि जनता का कोई पता नहीं, जनता के लिए उसकी कोई सोच नहीं, जनता कहां गई उसको कोई मतलब नहीं। वो आपने अभी कोरोना में देख लिया, महामारी में देख लिया, हमारे जो श्रमिक भाई थे जो करा रहे थे उनका आपने देख लिया, और सरकार वहां मजे कर रही थी। हमारे जो कोटा के बच्चे थे वो कोटा में परेशान हो रहे थे, उनके फैमिली वाले आपके बिहार में परेशान हो रहे थे, वो अपने एमएलए को वो देते हैं पास, और हमारे जो सामान्य लोग हैं उनको नहीं दे पाते हैं। तो ये बिल्कुल रूप से आपका सही बात है कि ये बारिश का जो रीजन है वो सरकार सबसे बड़ा इसमें असफल रही है। और सरकार अगर वो कहती रहे कि उसने बहुत काम किया है तो ये बिल्कुल नहीं काम की है। अगर काम करती तो मैंने देखा है कि पटना की स्थिति ये नहीं होती। अगर पटना की स्थिति ये नहीं होती तो आज हम और आप चैन से रहते। पटना में भी हमारे भी ऑफिस है, प्रदेश कार्यालय आपकी भारतीय पंचायती राज पार्टी की, बोरिंग रोड में। जब भी देखते हैं कि हमेशा कहीं ना कहीं की समस्या रहती है, तो इसका रीजन क्या है, सरकार क्या कर रही है? तो अब हमें जागने की जरूरत है, और जब जगेंगे तो निश्चित रूप से वो भागेगा। अब उसको पता चल गया है। हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है राजीव जी का आ रहा है कि एमएसएमई और डेड इंडस्ट्रीज को लेकर अपना विचार प्रकट करें। राजीव जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बीच में जिक्र करते हुए आपको बताया था कि हमारी जो इंडस्ट्रीज, अगर बिहार में जितनी इंडस्ट्रीज बंद पड़ी है, उस इंडस्ट्रीज अगर हम रीओपन कर दें तो हमारे जितने इंजीनियर्स भाई हैं, जितने भी हमारे श्रमिक भाई हैं, स्किल्ड और नॉन स्किल्ड जितने भी हमारे पास वहां पे कर्मचारी हैं, नागरिक हैं, उनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जो सरकार की जो नाकामी है राजीव जी, उसके कारण चूंकि वो इंडस्ट्रीज खोल नहीं पा रहे हैं, उनकी जो व्यवस्था है, उन्होंने अपनी व्यवस्था को इतनी लचर पचर कर दी है कि वो कर नहीं सकते हैं। वहां की जो शासन व्यवस्था इतनी गंदी है, उनके पास वो शासन व्यवस्था कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास जो पुलिस की व्यवस्था है, इतनी गंदी पुलिस की व्यवस्था है कि वहां पे वसूली स्टार्ट हो जाती है। लेकिन राजीव जी, मैं आपको जरूर भरोसा दिलाता हूं कि अगर हम समाधान लेके आएंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है, हमारी जो प्रॉब्लम है, ये गुंडागर्दी जो है, और गुंडागर्दी को प्रोटेक्ट करने वाला अगर कोई होता है तो गवर्नमेंट होता है। अगर गवर्नमेंट गुंडागर्दी, क्रिमिनल्स, गुंडे को अगर प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, आज की डेट में जो हत्या हो रही है, दिन दहाड़े एटीएम लूटी जा रही है, वो कौन कर रहा है? गुंडा तो कर रहा है। तो भारतीय पंचायती राज पार्टी, मैं आश्वासन दिलाता हूं कि हमारी पार्टी में जो भी कैंडिडेट आएंगे सारे स्वच्छ छवि के आएंगे। हमारे गुंडा का कहीं कोई राज नहीं होगा, और जो आएंगे लोग उस शासन के लिए नहीं आएंगे, सेवा के लिए आएंगे। जब हम सेवा के लिए आएंगे तो हमारा इंटेंशन चेंज हो जाएगा। तो राजीव जी, एमएसएमई बहुत ही अच्छा मैटर है। एमएसएमई इंडस्ट्रीज अगर अभी भी स्टार्ट किया जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी वहां पे क्रांति आ सकती है। इसके लिए मैं भी आश्वस्त करता हूं कि मैं भारत सरकार से भी एमएसएमई के लिए अपनी पार्टी की तरफ से दरखास्त करूंगा कि आप इमीडिएट एमएसएमई पे कार्रवाई करें, वहां फंड दे, जो इंडस्ट्रीज बंद पड़ा हुआ है उसको आप प्रोटेक्ट करें, आप वहां के जनता के भरोसा जीते। इंडस्ट्रियलिस्ट को आप कहें कि आप उनको जान माल की सुरक्षा आप उनको देंगे, तो इसमें भी हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। विकास जी, हमारे उनका भी क्वेश्चन एक आ रहा है कि अभी मजदूर दूसरे राज्य से पलायन करके वापस बिहार आई है, इतनी मुश्किल हालतों में बिहार सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही। ये विकास जी, ये तो हमारी सरकार है जो आज भी हमारी जीडीपी की स्थिति ये है, आज भी हमारे लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। तो इसका रीजन ये है कि नाकाम सरकार जो है, उनको तो सत्ता की भूख है, उनको मजदूरों की भूख नहीं है।
अगर उनको मजदूरों की भूख होती तो मजदूर जो बेचारे दिल्ली से, जो बेचारे गुजरात से, जो साइकिल से बिहार तक यात्रा किए हैं, जो कि ट्रक से यात्रा किए हैं, जो कि डर के गए हैं, वैसे सब्जी के ट्रक में बैठ के गए हैं, इस तरह की स्थिति नहीं आती। वो अपने घर में होते, अपने घर में चैन की नींद ले रहे होते। तो आपको पता है कि इस तरह का जो क्वेश्चन है बहुत ही जायज क्वेश्चन है, और मैं भरोसा दिलाता हूं, भारतीय पंचायती राज पार्टी और इसकी पूरी टीम आपको भरोसा दिलाती है कि अगर हम जिस समाधान के साथ आएंगे उस समाधान में आपका भी सपोर्ट चाहिए इस आंदोलन में, इस महाआंदोलन में, तो हम निश्चित रूप से, मैं आपको आज खुले दिल से मैं एफिडेविट पार्टी की तरफ से देना चाहता हूं, अपने तरफ से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, कि हमारी पार्टी आपके बीच अगर काम करेगी, मौका मिलेगा, हम काम करेंगे ही करेंगे। एफिडेविट देंगे कि हम वहां शासन करने नहीं आएंगे, सेवा करने आएंगे। हमारे जो भी कैंडिडेट, जो भी विधायक होंगे, इलेक्टेड होंगे, वो क्षेत्र में काम करेंगे, वो वहां का नाला साफ करवाएंगे, वो वहां के पानी की व्यवस्था करेंगे, वहां की रोड की व्यवस्था करेंगे, हमारे श्रमिक भाई की खाने की व्यवस्था करेंगे, हमारे मजदूर भाई को रहने की व्यवस्था करेंगे, उनके आवास के लिए चिंता करेंगे, उनके आवास का निर्माण करवाएंगे, उनको जमीन मुहैया करवाएंगे। इस तरह की सोच हमारी है, इस तरह की सोच के साथ हम आना चाहते हैं, इस तरह की सोच हम लेकर आए हैं। हम आज पूरे देश में अपनी बात को लाना चाहते हैं, पूरी देश में लोगों के बीच हम जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि आप भूल जाइए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आ रहे हैं, आप एक समाज सेवा करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ आ रहे हैं। एक तो चूंकि एक पद्धति है तो उसके तहत आना पड़ेगा। एक पीयूष वर्मा जी का आ रहा है कि सर इलेक्शन से पहले सारी पार्टियां बहुत तरह का प्रॉमिस करती है, पर सत्ता में आने के बाद उन्हें ना प्रॉमिस याद रहता, ना ही बिहार के उन गरीबों के जिसके एक वोट के कारण सरकार बनाते हैं। क्या बीपीआरपी की सरकार बनने पे ऐसा ही होगा? पीयूष जी, मैं आपको बताता हूं कि इस तरह की बात, मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, मनोज सिन्हा जी, आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन। मनोज जी भी बहुत ही प्रभावी व्यक्ति हैं, ये आपके जयनगर में बहुत अच्छा प्रभावशाली है, और मैं समझता हूं कि सारे काम करने वाले हैं, सारे लोग आंदोलन से जुड़ने वाले हैं, सभी को दुख दर्द को समझने वाले हैं, क्योंकि सारे लोग जो जमीन से जुड़े होते हैं उनको हर चीज पता होता है। तो पीयूष जी, मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले भी बताया है, खुल के बताया है कि हम जो काम करेंगे नीतीश और राष्ट्रीय जनता दल की तरह नहीं करेंगे कि हम सत्ता में रह के दिमाग की तरह पूरी चीज को खोखला कर देंगे, बाद में कहेंगे हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी तो जीडीपी हमारे पास है नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमें भारत सरकार पैसे नहीं दे रही है। इस तरह की मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि हमारी पार्टी, मैंने अभी कहा है कि हमारी एक पार्टी है जो मैं जनता को एफिडेविट दूंगा, और जनता को फिर उस एफिडेविट के अगेंस्ट 340 का मुकदमा दायर करने का पूरा हक रहेगा कि अगर हमारा कोई भी नेता अगर गलत करेगा तो सरकार के पास कोर्ट में जा सकता है रॉन्ग एफिडेविट के अगेंस्ट। इस तरह का मैं चैलेंज लेने के लिए तैयार हूं। अगर किसी की हिम्मत है तो ये चैलेंज दे, नहीं दे सकते। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग जो आएंगे व्यवस्था के साथ, मैं बता देना चाहता हूं कि मैं कोई शासन में आना नहीं चाहता। हमारा जो सेवा, आने का पर्पज सेवा होगा समाज के, बिहार के लिए। बिहार को मुझे उस दिशा और दशा को बदलनी है, जो बिहार उस दशा दिशा में दूसरे लोग जो बिहारी कहकर अपमानित करते हैं, आगे से वो हमें स्वाभिमान की, हमें जब बिहार के लोगों को देखे, लक्ष्मीकांत पंडित जी हमारे मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत जी आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो ये व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था के साथ हमारी पार्टी आएगी, समाधान के साथ आएगी, इसलिए आप कॉन्फिडेंट रहें कि हमारी पार्टी, आपकी पार्टी, पूरे राज्य की पार्टी, या फिर पूरे भारत देश की जो पार्टी है भारतीय पंचायती राज पार्टी, वो उनका जो उद्देश्य है जनता का सेवा करना। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं पहले ही उनको बता देता हूं, हमारे सारे कार्यकर्ता उनको बताते हैं कि हमारा भूख नहीं है कि सत्ता, हमारा भूख है परिवर्तन, और इस परिवर्तन के साथ हम आना चाहते हैं, और उस परिवर्तन का अगर कोई एफिडेविट दे सकता है तो भारतीय पंचायती राज पार्टी दे सकता है। एक राजीव जी का क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सहरसा से हैं
कि बिहार में जातिवाद से किस तरह से निपटने की योजना कर सकती है बीपीआर। राजीव जी, बीपीआरपी पहले ही बता चुकी है कि हम 100% का राजनीति करना चाहते हैं। हम किसी व्यवस्था के अलग स्वर्ण और ऊपरी और नीचे की व्यवस्था के साथ हम जुड़ना नहीं चाहते हैं। हम इस तरह आना चाहते हैं समाज में कि सबका जो 100% लोग हैं, सबके लिए काम किया जाए, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो हमारे किसान भाई हो, चाहे हमारे बेरोजगार मित्र हैं। बेरोजगार को भी रोजगार देने की हमारा पूरा योजना है। हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, उनके लिए हमारी अगर व्यवस्था, हमारी जब मैनिफेस्टो आएगी तो निश्चित रूप से उस मैनिफेस्टो में आएगा कि उनके लिए भी हम व्यवस्था लेके आएंगे कि हमारे राज्य से लोगों को बाहर न जाना पड़े। मित्रों, मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि हमारी एक पार्टी ऐसी है कि हमने पलायन प्रकोष्ठ का निर्माण किया है। हमारे पलायन प्रकोष्ठ का निर्माण करने का मुख्य जो उद्देश्य है कि हमारे बिहार से जो लोग पलायन कर रहे हैं उनको हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। हमारी जो पार्टी और हमारी जो, अगर आप लोग काम करने के लिए अगर आप कहते हैं तो हर राज्य में हमारी एक एजेंसी होगी, जो सरकार की एजेंसी होगी, जो हर पे नजर रखेगी, अपने बिहार के जनता पे नजर रखेगी कि हमारे बिहार के जनता को जो कहीं भी किसी भी तरह से अगर किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, किसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है, उनको सताया तो नहीं जा रहा है, उनके राइट को इन्फ्रिंज तो नहीं किया जा रहा है, वो सारा चीज हम समाधान वहां से देंगे। तो आपको मैं निश्चित रूप से बताना चाहूंगा कि इस जातिवाद व्यवस्था को जो सारे लोग जूझ रहे हैं, अब वो जातिवाद व्यवस्था में लोग ज्यादा आएंगे नहीं। अब सब लोग यही कहेंगे कि हमें जातिवाद व्यवस्था से अलग हटना है और हमें अपने राज्य के लिए काम करना है। और राज्य में जब काम किया जाएगा, जब हम 100% लोगों के साथ जब काम करने आएंगे, तब हम काम कर पाएंगे। तो हमें इससे ऊपर उठना पड़ेगा। तो हमारे अमरजीत जी का क्वेश्चन है कि राजीव जी की वैशाली जिला प्रशासन पैसा पैसा पर सब बिक रहे हैं। आज के डेट घटना हुआ जो पहले बताया कि चेहरा कला में जो इतना बड़ा घटना हुआ है, तो ये निश्चित रूप से इसमें अगर किसी का हाथ है, वो हाथ किसका है? गवर्नमेंट का। पुलिस किसके प्रोटेक्शन में है? गवर्नमेंट के पास है। शासन किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। तो सारे के सारे कौन इसका जिम्मेदार होगा? सरकार जिम्मेदार होगा। तो ये अमरजीत जी, जो इस तरह का जो घटना हो रही है, तो हमें उस पर निगाह रखना चाहिए। अगर हमें किसी तरह की कानूनी लड़ाई पार्टी को लड़नी है तो हम कानूनी लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार हैं। चाहे हमारे को किसी भी जिला में, किसी भी जिला के कोर्ट में लड़ना हो, हमें हाई कोर्ट में लड़ना हो, हमें सुप्रीम कोर्ट में लड़ना हो, हमें अपने जनता के लिए, निर्दोष जनता के लिए अगर लड़ाई लड़नी है तो हमें लड़ना चाहिए। अगर हमें किसी चीज का पर्दाफाश करना है तो बिल्कुल करना चाहिए। आज अमरजीत जी ने देखा है कि उन्होंने पर्दाफाश किया है कि जो वहां पे इतनी बड़ी जो ये चलाई जा रही है, मुहिम चलाई जा रही है, और वहां पे जो कट्टे का निर्माण किया जा रहा है, वहां पे जो बंदूक बनाई जा रहे हैं, तो इस तरह की हमें करना पड़ेगा, पर्दा खोलना पड़ेगा। और इसको बिना खोले हुए हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे जो आए हैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, और व्यवस्था परिवर्तन अपने लिए नहीं आए हैं, क्योंकि हमें तो सेवा करने की भावना है। जनता का व्यवस्था, जो जनता में इतनी बड़ी जो भय है, उसको समाप्त करना है। तो इसलिए मैं बताऊंगा कि हमें निश्चित रूप से जनता के साथ खड़ा रहना है। हमारे मुकेश कुमार जी हैं, वो जुड़ रहे हैं। मुकेश कुमार जी का भी एक क्वेश्चन है, तो मैं उनका क्वेश्चन देख लूं। प्लान के लिए नीतीश बाबू क्या बोल रहा है, हवा बोल रहे हैं कि किसी को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। देखिए, नीतीश बाबू को झूठ बोलने की आदत आज की नहीं है मुकेश जी। हम लोग काफी दिनों से देख रहे हैं कि जिनको सत्ता की भूख होती है, वो इसी तरह को जनता को लालच देते हैं। जिनको आपको पता है कि जिस तरह का आदमी, जो हमारे बच्चे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो कि कोटा में थे, उनको जब नहीं ला सकते हैं, उनके लिए जब उनको इतनी सारी बातें करनी पड़ी, जबकि कई सारे लोगों ने कहा कि मैं व्यवस्था देने के लिए तैयार हूं। हमारी पार्टी ने भी कहा कि मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगा, आप बताओ क्या चाहिए, कैसे चाहिए, तो वो क्या करेंगे। तो इसलिए पलायन के लिए
अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। और पलायन का जो अगर बिहार से किया गया तो उसका मेन रीजन ही है या तो लालू हो या तो नीतीश हो, दोनों के कारण ही पलायन हुआ है और आज भी जो पलायन हो रहा है। लेकिन जब बीपीआरपी आएगी समाधान के साथ तो मुकेश जी ये पलायन की समस्या समाप्त हो जाएगी। हम पलायन पे बहुत बड़ा रिसर्च कर रहे हैं, हमारे आलोक अभिषेक जी हैं, वो बहुत बड़े रिसर्च टीम के साथ इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें बहुत इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स लगे हुए हैं कि हमें इस पलायन को कैसे रोकना है, कैसे हमें इस पर कंट्रोल करना है। तो मैं समझता हूं कि एक और क्वेश्चन आ रहा है भारती जी कि बीपीआरपी करेगी पहला काम नीतीश राज पे पुराना पूर्ण विराम। ओके, नहीं, बहुत अच्छी बात है कि पूर्ण विराम तो लगानी है। अब पूर्ण विराम मुझे नहीं लगानी है, पूर्ण विराम जनता को अपने वोट से लगानी है। जब जनता चाह जाएगा तो वोट तो आप ही लगाएंगे, जब आप वोट लगाएंगे तो पूर्ण विराम उनका होना ही है, वो अब निश्चित है। जब इसकी बात आई है तो मैं कहूंगा कि जितने भी हमारे एक दिगंबर जी का भी आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है कि महिलाओं को सुरक्षा पर आपका क्या विचार है, महिला घर की लक्ष्मी होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि महिलाओं के द्वारा ही सारा काम किया जाता है, वो लक्ष्मी होती है। और जो अगर मानव निर्माण अगर होता है तो महिलाओं के कारण नहीं होता है। तो महिलाओं का जो पूर्ण अधिकार है, पूर्ण दर्जा है, और महिलाओं को जो भटकना पड़ता है किसी भी रीजन से कहीं भी, चाहे उनको अपने जस्टिस के लिए, अपनी नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, तो इस तरह की व्यवस्था जो अभी तक नीतीश सरकार ने सुधार नहीं कर पाई है, उसको हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं। इस तरह की हम अच्छी व्यवस्था के साथ आपका जो अगर कोई सुझाव होगा तो हमारे को इस सुझाव के लिए स्वागत है, हम स्वागत। लेकिन मैं बताऊंगा कि हमने वहां पर एक काम स्टार्ट कर दिया है कि हम महिलाओं को कैसे सुरक्षा दिलाएं, महिलाओं की राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करें, महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस से हम कैसे प्रोटेक्ट करें, उनके साथ जो भी अन्याय किया जा रहा है, चाहे वो रेप का मामला आ रहा है, उस पर हम कैसे कंट्रोल करें, हम क्या उस पर प्रक्रिया करें, तो उस पर हमारी काम चल रही है। चूंकि जब हमारी व्यवस्था मजबूत होगी तो उस पर हम और ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अगली बार जब आप समाधान के साथ बीपीआरपी आपके राज्य में जब रहेगी, जब आपकी इच्छा होगी कि एक अच्छा सुव्यवस्थित और एक संगठित संगठन काम करे, तो निश्चित रूप से हम आपको सारी व्यवस्था देंगे और 100% का हम गारंटी देते हैं कि महिला फिर किसी समय काम करने के लिए निकल सकती है। और जैसे दिल्ली और गुड़गांव में आप देखती हैं कि बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां लगी हुई है, चाहे वो कॉल सेंटर बनी हुई है, वो लगेगा आपको कि पटना और हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, हर जगह इस तरह की हम व्यवस्था हम लोग प्रयास करेंगे कि वहां अपने इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करके वहां पे वो व्यवस्था करें। तो इसके लिए मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था हम देने की कोशिश करेंगे। आपका सुझाव हमेशा सर आंखों पे रहेगा। इसमें एक और शुभम जी का आ रहा है क्वेश्चन कि बिहार से बेरोजगारी कैसे खत्म होगा। मैं बताऊं शुभम जी की बेरोजगारी के लिए खत्म करने के लिए जो हम इतने बड़ी जो प्लान कर रहे हैं और जो हमारा प्लान प्रकोष्ठ है, उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि हम प्लान तब नहीं होगा जब हमारे पास रोजगार होगा। और हम जो रोजगार मुहैया कराने के लिए, जैसे राजीव जी सहरसा से क्वेश्चन के, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहे हैं कि हम जो बंद फैक्ट्री को स्टार्ट करेंगे, इसके अलावा नई फैक्ट्री को स्थापित किया जाएगा, इसके अलावा जो हम टूरिस्ट प्लेस को डेवलप करेंगे, जो बाढ़ का पानी जो अभी ऐसे फैलता है जिससे गांव और जो शहर है एक सैलाब में परिणत हो जाता है, उसको हम डाइवर्ट करके झील का निर्माण करेंगे जहां लोग मनोरंजन भी कर पाएंगे। हम पॉइंट्स का निर्माण करेंगे, पानी का ऐसे पॉइंट्स तैयार करेगा जहां की एक अच्छी फिशिंग व्यवस्था, एक मछली उद्योग की व्यवस्था की जाएगी, जहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, जहां की बंद फैक्ट्रियों को खोलेंगे जहां इंजीनियर्स को रोजगार मिलेंगे, जहां हमारे आईटीआई किए हुए बच्चे को रोजगार मिलेंगे। तो हम आपके पास ऐसी व्यवस्था के साथ आएंगे कि निश्चित रूप से सारी व्यवस्था को आपको ही फायदा मिलना है। एक क्वेश्चन आ रहा है मोहम्मद केजीएन जी हैं कि महिला सरू बेगम का कहना है कि मुसलमान का पहचान पत्र नहीं बनाया जाता है, वैशाली क्षेत्र में बहुत जगह पर नाम काट दिया जाता है। तो मैं बेगम जी आपको बताता हूं कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको हमसे नंबर ले सकते हैं। वहां पे अमरजीत जी हैं जो
पार्टी की तरफ से ऑथराइज हैं और सारी समस्या का वो देख रहे हैं। अगर इस तरह की बात है तो मैं अमरजीत जी से भी निवेदन करूंगा कि आप उनसे कांटेक्ट करके इनकी जो समस्या है इनका समाधान करें, और जो इनको नाम काट दिया जाता है पहचान पत्र से, क्योंकि आप हमारे सारे एक हिंदू और मुसलमान की कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं है। आप सबसे पहले हमारी देश की नागरिक हैं, हमारी आप माँ तुल्य हैं, तो आपके जो अव्यवस्था हो रही है उसके लिए हम पूरी मदद करेंगे, और ये मैं समझता हूं कि इसके लिए अगर हमें जो भी क्वेश्चन उठाना पड़ेगा हम करेंगे। हमारे एक विवेक जी हैं, विवेक त्रिवेदी जी भी चंपारण से हैं। सर, बिहार के स्टूडेंट 10th-12th के बाद अच्छी स्टडी के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। विवेक जी, मैं बताता हूं कि जो अभी तक हमारे लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो प्लान का रीजन यही है कि हमारे बिहार में एजुकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे बिहार में शिक्षा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे बिहार में रोजगार का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे बिहार में आप कहें कि फैक्ट्रियों का प्रॉब्लम है, हमारे बिहार में अगर है तो क्या है, गुंडागर्दी है। तो हम जो व्यवस्था के साथ आ रहे हैं, जिस समाधान के साथ आ रहे हैं, उसमें हमारा बहुत बड़ा ये टारगेट होगा कि उनको 10th करने के बाद 11th के बाद कहीं नहीं जाना है। हम कोटा जैसा सारे जो इंस्टीट्यूशन है बिहार में स्थापित करेंगे और हर जिला में करेंगे बच्चों के लिए, जो कि निःशुल्क व्यवस्था रखी जाएगी कि उनके चाहे वो आईआईटी की तैयारी करना हो, उनको मेडिकल की तैयारी करना हो, तो वो व्यवस्था जब बीपीआरपी आएगी तो आपके लिए ऐसी व्यवस्था करेगी कि उनको कहीं नहीं जाना है। हायर एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए हमारा जो R&D पे जो हम काम करेंगे, इतना हमारा जो परसेंटेज होगा कि हम सारी की सारी व्यवस्था, चूंकि हमारा लैंड जो बेस्ट स्टेट है, हमें तो उस लैंड से ही सारी काम करनी है। क्योंकि हमारे पास जब माइंस नहीं है तो हम लैंड के साथ ही जब हमें जीना है, जब हमें बैठना है, जब हमें उठना है, हम उसमें इतना विकास करेंगे, वहां पे इतनी सारी हम इंडस्ट्रीज लगाएंगे जो उससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कि सबको रोजगार वहीं मिलेंगे। एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए हम अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे टीचर्स, अच्छे कॉलेज, सबका अरेंजमेंट करेंगे। तो हम समझते हैं कि अब आपको वो दिन नहीं दूर है जब आपको बाहर जाना पड़ेगा। अब बिहार में बहुत जल्दी हमें अपने आप को अपने घर में रहकर ही सारा काम करना पड़ेगा। तो इसलिए हम प्लान टीम जो हमारी काम हम लोगों की कर रही है, वो इसी पे काम कर रही है कि हमारे बच्चों को, हमारे टेक्निकल पर्सन को, हमारे जितने भी लोग हैं उनको बाहर ना जाना पड़े। हमारे एक अमरजीत जी क्वेश्चन कर रहे हैं कि राजीव भाई, पूरे बिहार के मुखिया घोटाला किया है, इंदिरा आवास के लिए 2018 पेंशन के लिए 1000, जो ये आपने पहले भी चर्चा किया था कि पेंशन के लिए 2000, कई तरह की जो ये बातें चल रही हैं। तो ये अमरजीत जी, अब हमारा और आपका काम है, पूरे राज्य के जनता का अब काम है कि लोगों को आगाह करें, उनको बताएं, और आपके हर पंचायत में हमारे राइट के लिए हमारे जो कार्यकर्ता होंगे, जो समाज सेवक होंगे, वो उनके राइट के लिए आगे आएंगे। अगर हमें केस और मुकदमा लड़ना पड़ेगा, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन इस तरह का जो घोटाला हो रहा है उसको बंद करना पड़ेगा। जिनको अगर जो राइट है, जो कि उनको फंडामेंटल राइट है, उस राइट को देने के लिए हमें अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा, जिसमें हम सबों की सहभागिता की जरूरत होगी। तो मैं एक चीज को बताना चाहता हूं कि इस तरह की अब आगे से हमें ध्यान रखना है, और इस तरह की जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको समाप्त करना है। राजीव जी का एक क्वेश्चन है कि व्हाई इज देयर सो मच अनएम्प्लॉयमेंट इन बिहार। तो राजीव जी, मैंने बताया पहले ही कि बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट का जो रीजन है कि वहां पे एक तो कानून व्यवस्था, इसके अलावा चूंकि कानून व्यवस्था इतना लचर पचर कह सकते हैं अपने बिहार की लैंग्वेज में, इतना दुर्बल है कि लोग वहां पे फैक्ट्री नहीं लगाते डर से। क्योंकि आज फैक्ट्री लगाया और कल पता चला कि वहां पे वसूली के लिए पहुंच गए गुंडे। और वो गुंडे कौन होते हैं? वो गुंडे वही प्रतिनिधि होते हैं, जनता के प्रतिनिधि, जिनको हम और आप वोट देके भेजते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को रोकने के लिए हमें और आपको आगे आना पड़ेगा। हमें वैसे कैंडिडेट को ध्यान देना पड़ेगा कि जिसके अगेंस्ट किसी तरह का क्रिमिनल चार्जेज नहीं है। हम अगर अभी भी क्रिमिनल्स को वोट करेंगे तो क्या होगा?
फिर वो इलेक्शन में चूंकि पैसे इलेक्शन से जीतते हैं, वोट से, इस तरह से, तो इस तरह के बाद ये व्यवस्था आती है। तो मैं अपने जनता से निवेदन भी करूंगा, आप भी जागरूक करें कि अब आपको 5 पैसे किसी से नहीं लेना, लेकिन वोट उसी को देना जो जनता के लिए काम कर सके, जो जनता की सेवा कर सके, जो जनता की भलाई के लिए पूरे दिन खड़ा रह सके। तो इस तरह की जो बात है राजीव जी, अनएम्प्लॉयमेंट डेली बढ़ रहा है, वहाँ पे सुशासन, जो शासन की व्यवस्था है, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अरेंजमेंट चाहिए स्टेट को करना, वो कर नहीं पा रहा है, वो फेल है, हर जगह से फेल है। लेकिन मैं आपको राजीव जी बताता हूं कि हम अपना जो एक मुहिम हमने महाआंदोलन छेड़ा है, उसमें हमारा सबसे बड़ा जो ये भी एक मुद्दा है कि हम अपने बिहार के जितने बच्चे हैं, बिहार में जितना अनएम्प्लॉयड हैं, हम उन्हें रोजगार वहीं बिहार में ही देंगे। अब बिहार से उन्हें भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके लिए हमें और आपको एक साथ आगे आना होगा, क्योंकि आप बीपीआरपी को आप लेके आएंगे, बीपीआरपी आपको एफिडेविट देने के लिए तैयार है, हमारी कमिटमेंट का जो एफिडेविट है वो देने के लिए तैयार है। एक हमारे साथ एमडी मोहम्मद केजीएन जी हैं, मेरा नाम मोहम्मद करीम अंसारी है। सर मैं आपके पार्टी से हूं। मेरा कहना है कि बिहार में सबसे पहले दहेज प्रथा के जो नीतीश कुमार सवाल उठाए हैं, उस सवाल का लागू करना। जब बिहार सरकार ने दारू बंद हो सकता है, देखिए मैं बताऊं कि दारू अभी तक कुछ बंद नहीं हुआ है करीम साहब, दारू उससे ज़्यादा बिक्री बढ़ गई है, जो कि और अव्यवस्था फैला दी है। और उसको फैलाने से क्या है कि आज बच्चे भी स्मगलिंग करने लगे हैं। वो अब समझते हैं कि दारू को पार्सल करना उनका एक रोजगार हो गया है, क्योंकि वो 200 रुपये एक बोतल पे एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो 10 बोतल अगर पूरे दिन में बेच दिया, 2000 रुपये उनको आ गया। तो अब तो इन्होंने एक खुला स्मगलिंग स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह की जो कुव्यवस्था है जो नीतीश सरकार की, अब इसके पीछे उनका मंशा क्या है? या तो हमारे सारे बच्चे को, सारे युवाओं को चाहते हैं कि सबको वो केस में बुक कर दें, सबको स्मगलर बना दें, सबको दिशा विहीन कर दें। ये इंटेंशन उनका बस यही है। इस तरह की व्यवस्था वही लेके आ सकते हैं जिनका इंटेंशन बहुत ही गलत होता है, गंदा होता है, जो राज्य के लिए और राज्य के जनता के लिए जो नहीं सोचता है। तो दारू तो अभी बंद हुई नहीं है, जबकि बढ़ गई है। अब स्मगलिंग आप देखिए, कभी हरियाणा से जा रहा है, दिल्ली से जा रहा है, आपके झारखंड से आ रहा है, आपके नेपाल से आ रहा है। तो ये दारू बंद कहाँ हुआ है? और जो व्यवस्था है, दहेज प्रथा और इस तरह की जो व्यवस्था है, देखिए इनका तो एक केवल बातें जो होती है, बात करने की अलग होती है, क्योंकि उनका काम है कि वोट के लिए आपके पास एक सगुफा ऐसा छोड़ दिया ताकि आप उसमें उलझे रहो, फिर आप वोट दे दोगे, फिर सत्ता में आ जाएंगे। तो मैं बता दूं कि इस तरह की गलत फहमी में हमें आना नहीं है। हमें तो अपने जो सही क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली आना है, और अकॉर्डिंगली आके हमें अपने आप को ऐसा प्रूव करना है कि ये सारी अच्छी राजनीति होना स्टार्ट हो जाए। अभी अफरोज आलम जी दरभंगा से हैं, मैं बहुत सारे फैक्ट्री बंद पड़ी है सर, इस पर क्या विचार है? अफरोज जी, मैं बताऊं कि फैक्ट्री बंद है उसके कारण सरकार और सरकार है। मैं आपको बता दूं कि इस तरह की निकम्मा सरकार, अगर नीतीश सरकार मतलब निकम्मा सरकार अगर शासन व्यवस्था में 15 साल तक है, तो उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो नीतीश सरकार है। तो पहले तो हमें आपको और पूरे प्रदेश के लोगों को ये लेना, प्रॉमिस करना पड़ेगा, वचन देना होगा और लेना पड़ेगा कि हमें इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। क्योंकि ऐसे सरकार जो बोलता कुछ और करता कुछ है, तो ऐसे लोगों को हमें पहले बाहर करना पड़ेगा। फिर जो आपकी समस्या है, बाकी आपकी समस्या पे हम जरूर आगे काम करेंगे। इस पे हम गवर्नमेंट को अभी, जो कि जब तक गवर्नमेंट नहीं बनती है तब तक मैं नीतीश सरकार से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट तक हम दरखास्त लगाते रहेंगे कि इस तरह का आप काम स्टार्ट कीजिए। मैं अपना एडवाइस भी अपने पार्टी की तरफ से उनको दूंगा, और मैं आश्वस्त दिलाना चाहता हूं कि हम इसे मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, और आपका जो फैक्ट्री खुला है वो फैक्ट्री खोल के फिर हम सारा एम्प्लॉयमेंट हम वहीं का वहीं देंगे। अभी निशा जी हैं, वो कहते हैं सर, बी ए स्टूडेंट ऑफ बिहार आर गेटिंग ओनली ए काइंड ऑफ सो कॉल्ड टीचर, डोंट यू थिंक the brain of Bihar is used as a play card for long time? What will you do for a student for us? निशा जी, मैं बताऊं कि इस तरह का जो दागाबाजी बच्चों के साथ, ये बड़ी दुख होता है जब हमारे स्टूडेंट के साथ सरकार छलावे की राजनीति करती है।
और वैसा छलावे की राजनीति करके जब वो नन्हे मुन्ने बच्चों से भी जब वो वोट ले लेती है, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर इस तरह की जो समस्या है, क्योंकि मैं समाधान की बात करता हूं और समाधान ही हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है, और इस एजेंडा के साथ हम जब आपके साथ काम करने आएंगे, जब आप लोग बीपीआरपी को मौका देंगे, तो आपकी जो समस्या आप देखेंगे कि एक महीना में कितना फर्क पड़ता है। और अगर फर्क नहीं पड़ा तो मैं आपको बताता हूं कि मैं रिकॉलिंग का व्यवस्था रखूंगा कि अगर हमारा एमएलए, हमारी पार्टी का एमएलए अगर वो काम नहीं कर पाया है, उसे रिकॉल करने का हमारा जो सबसे फर्स्ट रिजोल्यूशन पास होगा विधानसभा में, ये होगा कि अगर कोई भी एमएलए पार्टी का अगर वो काम नहीं करेगा तो उसे रिकॉल करना है, उसे खुद से रिजाइन करना है, फिर वहां पे जनप्रतिनिधि कोई और आएगा। हमारे धीरेन्द्र कुमार चौधरी जी का एक क्वेश्चन है कि ये सरकार 15 सालों के शासन के बाद भी सिर्फ लालू राबड़ी का रोना रोते रहेंगे और उनकी ही अपनी तुलना करते रहेंगे, न कि देश के अन्य विकसित राज्य से। ये निकम्मी सरकार अपनी कमियां और नाकामियां को ढकने के लिए, अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए लालू राज का भय और हवा बनाए रखेगी। जी धीरेन्द्र जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। भाई साहब, वो कितने 15 साल पहले ये लालू जी की सत्ता चली गई, लालू जी पावर से चले गए, लेकिन ये नीतीश जी हैं, ये डबल इंजन की सरकार, ये हमेशा ही कहती है कि भाई हमें तो विरासत में मिला है सारी चीज। भाई तो तुमने 15 साल से किया क्या? 15 साल से तुमने किया क्या है? तो क्वेश्चन का जवाब दो। अगर तुमने कुछ किया नहीं तो फिर तुम कुर्सी पे बैठ के करते क्या हो? तो धीरेन्द्र जी, अब हमें आपको और बिहार के सारे जनता को इस महाआंदोलन में आगे आकर और नीतीश सरकार को जड़ से हटाना पड़ेगा, और उसको हटाकर नई शासन व्यवस्था को हमें वहां पे जन्म देकर और उस शासन व्यवस्था को इतना मजबूत करना है कि वहां लोग सपने में भी सोच न सके कि भाई कैसी, वो हमेशा सपने में ही सोचे कि इस तरह की सरकार आज से 10 साल पहले आनी चाहिए थी। लेकिन कोई बात नहीं है मित्रों, मैं 15 साल का खामियाजा हम भुगत लेंगे। हम 1 साल में उस खामियाजा को भुगत के हम सारी स्थिति को इन ऑर्डर में लाएंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि मैं रिकॉलिंग व्यवस्था लेके आऊंगा, रिकॉलिंग व्यवस्था लेके आऊंगा। हमने अपनी पार्टी की ओर से, हमारे उपाध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, प्रभारी भी हैं, वो सहरसा के बैठक मीटिंग में उन्होंने ऐलान भी किया है, हमने भी ऐलान किया हुआ है, जी टीवी और सारे मीडिया ने भी कवर किया था कि हमारे यहाँ जनता की पंचायत है, लोग मुख्यमंत्री का चेहरा पूछते हैं। तो मैंने उनको बताया, सारे लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री, चूंकि जनता की पंचायत है, जो जनता से जो जीत के आएगा। आज की शासन व्यवस्था कैसी हो गई है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या संविधान है? संविधान का डेफिनेशन खत्म हो गया है। आप दिल्ली का देख लो, कहीं और का देख लो, मेयर कौन बनेगा वो पार्टी डिसाइड करेगी, बस ये हमारा कानून है। स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर कौन बनेगा, पार्टी डिसाइड करेगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो पार्टी डिसाइड करेगी। भाई तो फिर जनता क्या करने आई है? और नीतीश सरकार इलेक्शन नहीं लड़ेगी, वो एमएलसी से आके आ जाएगी वोट। पता है कि अगर इलेक्शन लड़ने जाऊं अभी, अगर नीतीश सरकार चैलेंज, मैं अगर वो हमारे अगेंस्ट इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है तो मैं इलेक्शन नीतीश सरकार के अगेंस्ट मैं खुद आ सकता हूं लड़ने। लेकिन इलेक्शन लड़ने नहीं आएंगे नीतीश सरकार, वो तो एमएलसी के साथ आएंगे क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन ये भूल में मत रहिए नीतीश सरकार जी, क्योंकि जो व्यवस्था परिवर्तन करनी है, और इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए भारतीय पंचायती राज पार्टी जन्म ले चुकी है। जैसे कंस को वध करने के लिए कृष्ण का जन्म हुआ था, कंस बहुत चाहा कि कृष्ण को जन्म ना होने दे, कितने बार न जाने गर्भपात करा दिया गया, उस नन्हे बच्चे को जो जन्म लेते हुए उसको मार दिया गया। लेकिन भगवान की मर्जी थी, कृष्ण का भी जन्म हुआ, कंस का खात्मा भी हुआ। तो मैं अपने बिहार वासियों को यह बताना चाहता हूं कि अब भारतीय पंचायती राज पार्टी बीपीआरपी रूपी कृष्ण का जन्म हो चुका है, और जो ये हत्यारे और ये कंसनुमा जो ये बिहार में राज कर रहे हैं और करना चाहते हैं, उनका खात्मा होना निश्चित है, और उनका खात्मा होकर रहेगा, क्योंकि अब आपके इस सरकार के बहकावे में लोग नहीं आ सकते हैं।
अब मैं आपसे एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा, चूंकि आपका भी बहुत सारा टाइम हमने ले लिया है, तो एक क्वेश्चन और लेके फिर इसको कंक्लूड करूंगा। फिर अगला सेशन में फिर हम आएंगे और मुद्दों के साथ आएंगे, और जो भारतीय पंचायती राज पार्टी के हमारे जो और बड़े अधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं, या जो हमारे जो भी जनता हैं, जो इसके मेंबर हैं, सारे लोग आएंगे, आपसे मिलेंगे, कनेक्ट होंगे, आपके घर जाएंगे, अपनी बात बताएंगे, आपकी बात सुनेंगे। तो अगला सेशन जो हमारे धीरेन्द्र कुमार चौधरी जी का बहुत जल्दी फिर उसका भी अनाउंस कर दिया जाएगा कि पार्टी की तरफ से वो आएंगे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और उन्होंने अपनी कह सकते हैं कि पूरा 24 घंटा पार्टी को दे रखा है। वैसे ही हमारे जुझारू नेता अमरजीत जी हैं, जो संगठन का काम देख रहे हैं, वो भी 24 घंटा पार्टी को टाइम दे रखे हैं। हमारे आलोक अभिषेक जी जो संगठन महामंत्री बिहार प्रदेश से हैं पार्टी के, वो भी 24 घंटा वो उनकी पूरी रिसर्च टीम और वो अपने साथ लगे हुए हैं। उनको जब आप देखते हैं, उनकी आंख भी लाल इसलिए हुई रहती है कि वो रात भर सोते नहीं, हमेशा प्लानिंग करते हैं। हम 12 बजे भी रात को फ़ोन पे बात करते हैं, 2 बजे भी करते हैं। उनके दिमाग में जब भी आता है कहते हैं सर इस तरह की बात है, कहते बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह के सारे जो अपने राजीव जी सहरसा से हैं, अशोक जी हैं, आपके लक्ष्मी जी हैं, तो जितने भी लोग हैं पार्टी में कि वो आएंगे, फिर आपके सारे क्वेश्चन फिर हम आके इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो अब मैं इसको यहीं पे कंक्लूड करता हूं। आप लोगों को जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने पार्टी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते भी, एक कार्यकर्ता के नाते भी, एक आप देवतुल्य जनता को मैं अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, आदाब करता हूं, सलाम करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ें। और मैं चाहूँगा कि इस आंदोलन में आप जुड़ें, क्योंकि इस पार्टी का जो आंदोलन हमने स्टार्ट किया है, आपने देखा है वैशाली की वो आप विश्व का प्रथम भूमि जो वैशाली हुआ करता था, जो गणतंत्र का, अगर वहाँ से स्टार्ट किया जाता है उस मिट्टी से, और उसको चंपारण से, जो अगर गांधी को महात्मा बनाने वाला भी वो चंपारण का भूमि है जहाँ पे काम स्टार्ट हुआ है, और पूरे बिहार में इसको फैलाया जा रहा है। बिहार के साथ साथ आपको एक चीज़ और बता, पूरे देश में पार्टी का निर्माण किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा महाआंदोलन है। एक आप समझ सकते हैं कि धर्म का काम है, और धर्म के लिए हम लोग आए हैं, और इस बहुत बड़े आंदोलन में आपका आशीर्वाद की ज़रूरत है, आपको साथ रहने की ज़रूरत है। आपका ही जो आशीर्वाद होगा हमारा मनोबल ऊंचा करेगा, और हमने जो आपसे कमिटमेंट किया है उसका पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।